सबसे पहले तो मैं मुंबई के हमारे साथियों का धन्यवाद कहूँगा कि आपके प्यार ने, आपके संस्कार ने मुझे गली से लेकर दिल्ली तक भेजा। और ये मेरे लिए पत्रकार परिषद नहीं है, मैं तो आप साथियों से पहले भी आशीर्वाद लेता रहा हूँ और आज भी आशीर्वाद लेने ही यहाँ पर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 30 राज्यों में, 30 राज्यों में, 37 राज्यों में, 30 राज्यों में मेरा जाना हुआ और मैं आप सबके साथ इस बात को शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर काम कर रहा है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, उसका लाभ लेते हुए जो एक गलतफहमी समाज में डाली गई थी, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, जो असलियत थी वो कुछ और थी, लेकिन समाज तक जो एक जहर घोला गया था, समाज को जो डर दिखाया गया था, गुमराह किया गया था, उससे भी बहुत ऊपर उठ रहा है। और यही वजह कि आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ अल्पसंख्यक समाज और उसमें खास तौर से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। आज जिनको माननीय मोदी जी ने घर दिया है, उनको कोई कितना भी गुमराह कर ले, वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम कर रहे हैं। जिनको जनधन में पैसे मिले हैं, जिस किसान को किसान खाते में पैसे मिले हैं, जिसको मुद्रा योजना में मदद मिली है, वो अब गुमराह नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक समाज बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो प्रशिक्षण शुरू किया है, चाहे एमपीएससी की तैयारी करानी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करानी हो, आज अल्पसंख्यक समाज का जो हमारा भाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहा है और शिक्षित होकर भारत माता के तरक्की के लिए काम कर रहा है, मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पहली बार जो शिक्षा नीति में बदलाव आया है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। हम धर्म के साथ साथ औद्योगिक और व्यापारिक शिक्षा भी लेते हैं, हम धार्मिक भी बन रहे हैं और शिक्षित होकर अपने रोजगार को भी कमाने का काम कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं, इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं संजय उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा, आभार मानूंगा कि किस प्रकार से एक पालक के तौर पर यहाँ पर मोर्चे को मजबूत कर रहे। हमारे जो अध्यक्ष हैं वसीम भाई, ये भी बहुत अच्छी मेहनत करके एक बहुत नीचे तक मोर्चे को लेकर जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में मोर्चा किस प्रकार से नीचे आना चाहिए, किस प्रकार से बूथों पर काम करना चाहिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एजाज देशमुख जी काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो समाज में शैक्षणिक पिछड़ापन था, वो शासकीय योजनाओं के माध्यम से दूर हो रहा है। जो समाज में औद्योगिक पिछड़ापन था, व्यापारिक पिछड़ापन था, वो भी जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूर हो रहा है। और जो अल्पसंख्यक समाज राजनीतिक पिछड़ापन का भी शिकार होते जा रहा था, आप देखेंगे जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सीटें कम हो रही थी, आज अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी ताकत के साथ इस कंडीशन में आ रहा है कि हम धीरे धीरे अपनी वहाँ पर भागीदारी बढ़ाएंगे और इसमें बहुत ताकत मिल रही है। मैं ख़ास तौर से आज मुंबई में आकर जो हमारे मोर्चे के पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी निवेदन करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। माननीय योगी जी की सरकार ने किस प्रकार से एक फरिश्ते के रूप में काम किया है। माननीय योगी जी से जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज को डराया जा रहा था, उनके भगवे से डराया जा रहा था, लेकिन मुझे खुशी है इस बात के आपके सामने कहते हुए कि मुस्लिम समाज समझ गया है कि ये भगवा तो चिश्तिया कलर है, ख्वाजा गरीब नवाज का कलर है। अभी कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना काल में माननीय योगी जी ने मदद किया,
जिस प्रकार से 5 साल माननीय योगी जी ने सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, सभी समाज को लाभ पहुंचाया, जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कराया। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुसलमान को होती थी, दंगा होता था तो सबसे ज़्यादा जिले में हमारे मुस्लिम भाई जाते थे। किस प्रकार से वहाँ पर जो गुंडागर्दी थी, जो वहाँ पर ज़मीन हड़पने वाले थे और जो सबसे बड़े माफिया थे और जो सबसे बड़े मुसलमानों के रहनुमा थे आजम खान साहब, किस प्रकार से उनको ठिकाने लगाया, किस प्रकार से आज वहाँ पर बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, वो सारी बातों को वापस करने का समय आ गया है। मैं आज हमारे मुंबई के साथी हैं, बड़े पैमाने पर वो उत्तर प्रदेश से भी अपना संबंध रखते हैं। मैं यहाँ पर गुजारिश करने आया हूँ कि हमें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर माननीय योगी जी से को किस प्रकार से समर्थन मिले, किस प्रकार से उनके जीत को सुनिश्चित करें और 300 पार जो नारा दिया है माननीय योगी जी ने उसको कामयाब बनाएं। इसके लिए भी मैं ख़ास तौर से यहाँ पर आया हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे साथी यहाँ रहते हैं वो भी माननीय योगी जी को सपोर्ट करें, क्योंकि आज जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रभावी है। कौन कौन सी सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन सी सीटों पर हमें काम करना है, कौन कौन से साथी हमारे चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, इन सभी साथी विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आने वाले समय में अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं ने तय किया है कि जो आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव हम मना रहे, उसमें जो अल्पसंख्यक समाज के शहीद हैं उनको भी हम याद करेंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जो उनके परिवार के लोग हैं वो किस हाल में हैं, उनको हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसकी भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं, इसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर आज यहाँ बैठकर हम चर्चा करके एक बूथ स्तर पर इस बात को लेकर जाएंगे कि ये जो अघाड़ी सरकार है, ये अघोड़ी सरकार जो है किस प्रकार से अल्पसंख्यक विरोधी है। आज आप देखेंगे तो कहने को तो जब बात आती है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो कहती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षा अगर कहीं हुई है किसी की तो वो मुसलमानों की हुई है। ये चर्चा नीचे तक जाना चाहिए, चाहे वो बजट में कटौती हो, चाहे वो अभी वसीम भाई ने बताया कि सारी कमेटियां खाली पड़ी हुई हैं और ये कमेटियां खाली पड़ी नहीं थी। मानिए उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सारी कमेटियां बनाकर दी हुई थी। हज कमेटी काम कर रहे थे, माइनॉरिटी कमीशन में तांता लगा हुआ रहता था, जो शोषित पीड़ित थे उनको न्याय मिल रहा था वहाँ से। वक्फ बोर्ड को बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो कब्जेदारी में थी उसको छुड़ाने के लिए काम कर रहा था। जो उर्दू एकेडमी है किस प्रकार से उर्दू का प्रचार प्रसार हो उसके लिए काम कर रहा था। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल भी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था। हाजी हैदर आजम साहब उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके बहुत सारी महिलाओं का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया था जिनको हम मदद करना चाहते थे, लेकिन सारी कमेटियों को उन्होंने बंद कर दिया, इलीगल तरीके से स्क्रैप कर दिया। एक भी कमेटी आज तक नहीं बनी। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो नियोजन कमेटी होती है, जो प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य कमेटी है, वो निगरानी करती है जिले में जो पैसा आया है वो सभी को बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यक समाज में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कमेटी भी आज तक नहीं बनी। कुल मिलाकर कोई भी कमेटी आज तक नहीं बनी और सारे कमेटियों पर ताला लगा दिया गया। ये अल्पसंख्यक मुस्लिम विरोधी जो सरकार है इसका भी बुर्का फटना चाहिए। इसलिए मैं आज विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनके साथ काम करता है ये तो उसकी मदद करते हैं और जो इनके साथ काम नहीं करता है, इनका भांडा फोड़ने का काम करता है, ये इसको तकलीफ पहुँचाते हैं, झूठे झूठे केस लगवाते हैं। मैं भी उसका एक व्यक्ति हूँ। मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए जो समाज के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, सबको न्याय दे, मुस्लिम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो, ये जो लोग चाहते हैं वो हमेशा धमकाने का काम करते थे। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक्स कैटेगरी सुरक्षा दी हुई थी, लेकिन जब इनकी सरकार आई इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, विड्रॉ कर लो। उसके बाद जब इन्होंने मेरे ऊपर धमकियाँ शुरू हुई, इनको लगा कि ये कुछ मामला बिगड़ जाएगा, तो मुझे सिर्फ उन्होंने एक गनमैन दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी जब मैं उनसे कहा कि मुझे देश भर में दौरा करना पड़ता है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, जो
गृह मंत्रालय उसकी रिपोर्ट है कि जमाल सिद्दीकी को जो फंडामेंटलिस्ट है उनसे खतरा है, इनके सुरक्षा की चिंता की जाए। उसके बाद भी मुझे मंत्रालय के लोग और एक मंत्री ने मुझे कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में काम करोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुसलमान काम करेगा हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को ऊपर परेशान किया जा रहा है। इस तरह प्रताड़ित करने का भी काम ये अघाड़ी सरकार कर रही है, इसका नीचे तक भांडाफोड़ होना चाहिए। इसके लिए हम साथियों यहाँ पर आज आपके बीच में आए हुए हैं, और जो हमारे साथी हैं आज हमारी उनके साथ बैठक है, उनके साथ चर्चा करके ये जो किस प्रकार से इनका विदाई हो, ये किस प्रकार से महाराष्ट्र को लूट रहे, किस प्रकार से महाराष्ट्र के साथ धोखा कर रहे, किस प्रकार से आर्थिक लाभ के लिए अलग अलग डाकू आकर यहाँ पर सरकार में बैठ गए और जनता को परेशान कर रहे, इनको तत्काल उखाड़ फेंकने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा आज से यहाँ पर आह्वान चलाने वाला है। इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग आए हैं। आप सब पत्रकार भाई हैं, आप सब एक मार्गदर्शक भी है, आपसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ कि आपका भी मार्गदर्शन मिले, आप भी कुछ गाइड करें कि किस प्रकार से हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करें। इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपना मार्गदर्शन मुझे दें। धन्यवाद। किसी के कुछ सवाल है तो? सिद्दीकी साहब, अक़लियतों के मुताबिक आपने काफ़ी काम किए हैं, आप चेयरमैन भी रह चुके थे हज कमेटी की। जो आपने बात की कि हज कमेटी के मुताबिक जो स्कैंडल होते थे आपने उसको उजागर भी किया, वक़्फ़ के मामला को उजागर किया, तो किस किस्म की धमकियाँ आपको मिलती थी उस वक्त और क्या मामला था पूरा बताएं। नहीं, हज कमेटी में जब मैं चेयरमैन था, हमारे एजाज देशमुख साहब उसके सदस्य थे। बहुत बड़ा घोटाला है, उस घोटाले को निकाला मैंने। हमारी सरकार थी तो उसमें बहुत सारी कार्रवाई भी होनी शुरू हुई थी, लेकिन सरकार के जाने के बाद तत्काल इन्होंने हज कमेटी बर्खास्त कर दिया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास सबूत है कि बड़े पैमाने पर नवाब मलिक ने वहाँ पर लेन देन भी की है। और आज जो हज कमेटी नहीं बन पा रही है उसकी वजह एक है, क्योंकि वहाँ पर आदरणीय सम्मानीय नवाब मलिक जी को कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जो उस बोली को पूरा कर दे जो चेयरमैन बनाने के लिए उन्होंने बोली लगाया है, इसलिए वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन नवाब मलिक ने बोला था पिछले एक हफ्ते पहले उन्होंने ये सब्जेक्ट पत्रकार कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके अंदर उन्होंने बोला था पिछले सरकार ने जो घोटाला किया है या हज कमेटी के दरमियान उसका मैं पूरा चिट्ठा बाहर लाऊंगा, उनको जेल में भेजूंगा। कब? सरकार जाने के बाद। उनको तो उनके आधे पावर है, हम जेल भेजेंगे इंशाल्लाह। हमारी सरकार आ रही है, हम जेल भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा दावा क्यों बोला? उन्होंने ऐसा कुछ? मेरा ऐसा कहना है कि अब दावे की आवश्यकता नहीं, कुर्सी पर है। अगर घोटाले हुए हैं तो जिस प्रकार से कमेटी बर्खास्त की है, हमारे ऊपर अभी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश में निवडणूक होने जा रही है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वहाँ पर जो माननीय योगी जी ने सबका दिल जीता है, उसका इनाम योगी जी को मिलने वाला है। और 300 प्लस सीटें इंशाल्लाह वहाँ पर जीत के आने वाली हैं। और फिर से जो काम अभी पाइपलाइन में है उसको योगी जी पूरा करने वाले हैं। सरकार की पूरी नज़र है। वक्फ काउंसिल जो इंडिया का है, भारत सरकार का, उसके सम्मानित सदस्य वसीम भाई भी हैं। इन्होंने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, आपको दे देंगे। बहुत बड़े घोटाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा कमेटी है वो वक्फ है। अगर वक्फ को ही छुड़वा लिया जाए, हमने वो प्रयास शुरू किया है, केंद्र स्तर से नोटिफिकेशन हो रहे हैं नए नए प्रॉपर्टियों के, जो कब्जेदारी में है उसकी भी जानकारी हो रही है, कब्जेदारी को छुड़ाया जा रहा है। वहाँ पर कौम के इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में दुर्भाग्य है कि हमने वो काम शुरू किया था और हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा कि भले ही कांग्रेस का चेयरमैन बन जाए। उस वक्त एमएम शेख साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन ये जो सरकार आती ही जिस प्रकार से वक्फ के बारे में अनदेखी की है, आज कितने बड़े शर्म की बात है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था वक्फ बोर्ड, और वहाँ पे कोई सीओ नहीं है। ये दिखाता है कि वो बिल्कुल गंभीर नहीं है।
इन्होंने इलीगल फोर्जरी एनओसी दिए हैं, वो सारे डाटा आपको वसीम भाई देंगे, आप एक बार पर्सनली मिल लें। टीपू सुल्तान का हाल ही में मामला काफी हाई रहा महाराष्ट्र में, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमें भावनाओं में बहकर नहीं आना है। ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे लाते हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग जिससे मुसलमान भावनाओं में बह के कदम उठाए और जो डेवलपमेंट का मुद्दा है उससे दूर हो जाए, इनका विकास ना हो। हमारे लिए ये महाराष्ट्र में जो काम शुरू हुआ है गुमराह करने का, इसको रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये जो लड़ाने वाले लोग सक्रिय हो चुके हैं तो हमारा समाज बिल्कुल वो भी सक्रिय रूप से इनको रोकने के लिए काम करे। क्या महाराष्ट्र में महापुरुषों की कमी थी क्या कि कर्नाटक से महापुरुष लाना पड़ा? महाराष्ट्र अगर कोई मुस्लिम चला देना था तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक फेसेस हैं जिनको नाम दिया जा सकता था, लेकिन ये चालबाजी है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा यही किया है कि झगड़ा लगाओ, वोट बैंक बनाओ, चुनाव जीतो, लेकिन अब इसमें कामयाब नहीं होने वाले। आपकी नजर में टीपू सुल्तान को लेकर क्या रहा? टीपू सुल्तान वाकई आक्रांता था क्या, जो मारकाट करता था, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि टीपू सुल्तान अगर आक्रांता नहीं था तो पैगंबर भी नहीं था। वो एक राजा था, एक राजा के हैसियत से कर्नाटक में है, उसका मजा आज भी है। यहाँ पर उसको लाकर उसका आपस इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा लगाने का बात, ये मुझे लगता है सरासर गलत है। अगर एक बहुसंख्यक हमारा महाराष्ट्र का नहीं चाहता है कि ये चीज़ हो तो हम भी जो छोटे भाई बनते हैं तो हमारा भी काम बनता है उसका सम्मान करना, क्योंकि जब तक सम्मान नहीं करेंगे आपस में प्यार नहीं बढ़ेगा।